अक्सर देखा जाता है कि जब कोई गाड़ी चलाता है ना, तो उसका पूरा ध्यान सामने डैशबोर्ड पर होता है। हाँ, स्पीड कितनी है या फ्यूल कितना बचा है, इंजन का तापमान कैसा है। बिल्कुल। सब कुछ बहुत साफ और नंबर्स में दिखता है। अगर फ्यूल कम है तो एक छोटी सी बत्ती जल जाती है और समस्या तुरंत समझ आ जाती है। राइट। ये एक बहुत सीधा और आसान अनुभव लगता है। वही तो, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब चीजें एक साफ सुथरी कैटेगरी या बॉक्स में दिखती हैं तो एक तरह की तसल्ली मिलती है। लेकिन ये तसल्ली कई बार भ्रामक हो सकती है, क्योंकि अगर वही गाड़ी अचानक बीच हाईवे पर झटके खाने लगे तो फिर बोनेट खोल के देखना ही पड़ता है। एग्जैक्टली और वहां अंदर तारों का, पाइप्स का और जो मैकेनिकल पुर्जों का जटिल जाल दिखता है, वो डैशबोर्ड जितना सीधा नहीं होता। हाँ, वहां असल कहानी कुछ और ही चल रही होती है, जहां एक छोटा सा वॉल्व शायद पूरे इंजन की परफॉर्मेंस को रोक रहा हो। सही कहा। और यही कारण है कि आज के इस गहरे विश्लेषण का, यानी इस डीप डाइव का मकसद ऑटोमोटिव सेक्टर का वही बॉनेट खोलना है। क्योंकि बाहर से जो तस्वीर दिखती है, अंदर के हालात अक्सर उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होते हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे स्रोत इस बात को पूरी तरह से साबित करते हैं। हमारे पास ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड या AAL की 4 फरवरी 2026 को आई Q3 वित्तीय रिपोर्ट है। और साथ ही पिछले 12 महीनों की न्यूज कवरेज का पूरा विस्तृत डेटा भी है। हाँ, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स का एक बहुत ही गहरा तकनीकी चार्ट भी। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि जब पूरा कमर्शियल व्हीकल सेक्टर एक भारी सुस्ती के दौर से गुजर रहा हो, तो एक पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे न सिर्फ खुद को स्थिर रखती है, बल्कि भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह से अपग्रेड भी कर रही है। और इसके समानांतर शेयर बाजार इस पूरी उथल-पुथल को अपने तकनीकी चार्ट्स पर कैसे डिकोड करता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस अप्रोच से हमें पूरी तस्वीर देखने में मदद मिलेगी। देखिए, ये चर्चा सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने तक सीमित नहीं है। मतलब हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल को एक साथ देखना होगा। राइट। माइक्रो लेवल पर कि कंपनी के फैक्ट्री फ्लोर और लीडरशिप में क्या हो रहा है, और मैक्रो लेवल पर पूरे ऑटो मार्केट के ट्रेंड में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस माइक्रो व्यू से, यानी AL के वित्तीय उतार चढ़ाव से। किसी भी कंपनी की सेहत का सबसे पहला और ठोस सबूत उसके वित्तीय नतीजे ही होते हैं। बिल्कुल, नंबर्स पूरी कहानी बयां करते हैं। मैंने दिसंबर 2025 यानी Q3 FY26 के नतीजों का गहराई से अध्ययन किया। ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 5,622.94 मिलियन रुपए रहा। मतलब आसान भाषा में कहें तो करीब 56 करोड़ रुपए। हाँ, जो कि पिछली तिमाही यानी Q2 के 46 करोड़ रुपए के मुकाबले एक बहुत ही बड़ा जंप है। कुल मुनाफा भी लगभग 38.8 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सरसरी तौर पर देखने से तो ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब कुछ बेहतरीन है। इसमें जो हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बन पाते। एग्जैक्टली, वही चीज मुझे इस रिपोर्ट में खटकी। मैंने Q3 रिपोर्ट के फुटनोट्स में देखा कि एक्सेप्शनल आइटम के नाम से 119.88 मिलियन रुपए, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए का। हाँ, 12 करोड़ रुपए का एक सीधा नुकसान दर्ज किया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब रेवेन्यू लगातार ऊपर जा रहा है तो बैलेंस शीट में ये 12 करोड़ का गड्ढा कहां से आ गया? वही, ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही स्मूथ हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए। क्या ये कोई बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल होने का नतीजा है, या सप्लाई चेन में कोई खराबी आई है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये कोई ऑपरेशनल विफलता या बिजनेस का नुकसान नहीं है। फैक्ट्री में सब कुछ एकदम सही चल रहा है। तो फिर ये भारी नुकसान हुआ कैसे? इसके पीछे की असली वजह कारखाने के अंदर नहीं, बल्कि संसद के अंदर हुए बदलाव है, यानी नई सरकारी नीतियां। ओह, अच्छा, मुझे याद आ रहा है, 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने लेबर कोड्स के नए नियम लागू किए थे। बिल्कुल सही। दशकों से भारत में मजदूरी, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े करीब 29 अलग अलग पुराने कानून चल रहे थे, जिन्हें सरकार ने मिलाकर एक नया यूनिफाइड फ्रेमवर्क बना दिया। लेकिन इसका सीधा असर एक एक्सेल बनाने वाली कंपनी की बैलेंस शीट पर रातों रात कैसे बढ़ गया? इसे समझने के लिए हमें अकाउंटिंग और पास्ट सर्विस कॉस्ट के मैकेनिज्म को समझना होगा। इस नए लेबर कोड में बुनियादी मजदूरी यानी वेज की कानूनी परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। अच्छा, मतलब जो पहले भत्ते या अलाउंस बेसिक सैलरी से अलग होते थे, वो अब बेसिक का हिस्सा बन गए। हाँ, पहले कंपनियां भत्तों को अलग रखती थी, जिससे ग्रेच्युइटी की देनदारी कम रहती थी, पर अब भत्तों का एक बड़ा हिस्सा बेसिक वेज माना जाएगा। वेट, तो इसका मतलब है कि अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी की परिभाषा कागजों पर बढ़ गई तो उस पर कैलकुलेट होने वाले सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अपने आप बढ़ जाएंगे। सटीक विश्लेषण।
और ग्रेचुइटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आज के काम के लिए दी जाती है। ये एक कर्मचारी के पिछले सभी वर्षों की सेवा पर आधारित होती है। मतलब जो कर्मचारी 15 साल से काम कर रहा है, उसकी पिछले 15 साल की ग्रेचुइटी का हिसाब नए बड़े हुए बेस पर दोबारा लगाना पड़ा। हाँ, और जब उन्होंने इस नई कानूनी परिभाषा के हिसाब से हिसाब लगाया तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट और लीव लायबिलिटी लगभग 119.87 मिलियन रुपए बढ़ गई। तो ये पैसा किसी हाटे या बर्बादी में नहीं गया, बल्कि ये कर्मचारियों के भविष्य के फायदों के लिए बैलेंस शीट में किया गया एक अनिवार्य कानूनी प्रावधान है। राइट। और यही कारण है कि इसे एक्सेप्शनल आइटम कहा गया है। ये एक बार का यानी वन ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। ये कंपनी की असल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को नहीं गिरा रहा। समझ गया। अगर हम इस 12 करोड़ के कानूनी अनुपालन को हटाकर देखें तो कंपनी का कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट है। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ ऊपर ऊपर से मुनाफे का नंबर देखेगा तो उसे लगेगा कि कंपनी ने 12 करोड़ का नुकसान कर दिया और शायद वो पैनिक कर जाए। बिल्कुल, लेकिन जब बाहरी नियमों के इस गहरे मैकेनिज्म को समझा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। और जब बाहर इतने बड़े कानूनी बदलाव हो रहे हों तो जाहिर है कंपनी को अंदर से भी खुद को एक नए सांचे में ढालना पड़ेगा। लीडरशिप में हो रहे बदलाव इसी बात का संकेत देते हैं। हाँ, रिपोर्ट का जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है मैनेजमेंट में हुए फेरबदल, वो इसी आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करता है। मैंने इन बदलावों को देखा। बोर्ड ने श्री रमन के को अंतरिम सीएफओ नियुक्त किया है, जिनके पास ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 साल का ठोस अनुभव है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सीनियर मैनेजमेंट में हुआ बदलाव। जनरल मेंटेनेंस और क्वालिटी एश्योरेंस के पुराने जीएम श्री कुशलप्पा और श्री प्रभु की विदाई हुई है। और उनकी जगह जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके प्रोफाइल एक पारंपरिक ऑटो पार्ट्स कंपनी के सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। जैसे कि श्री सीजे जगदीश चलुआचार। हाँ, जिन्हें स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का सीनियर जीएम बनाया गया है, जो सप्लाई चेन और डिजिटलाइजेशन पर फोकस करेंगे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने श्री बी विश्वास को आईटी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनाया है। उनका बैकग्राउंड तो किसी सिलिकॉन वैली टेक कंपनी जैसा लगता है। बिल्कुल, 25 साल का आईटी अनुभव है उनके पास। और वो ISO 27001-2022 के सर्टिफाइड एक्सपर्ट हैं, जो कि साइबर सुरक्षा का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। वो SAP अपग्रेड, CCTV सर्वेलेंस और सिस्को मराकी नेटवर्क सिस्टम के विशेषज्ञ हैं। राइट। एक भारी भरकम लोहे के एक्सल बनाने वाली कंपनी अचानक से क्लाउड नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी पे इतना भारी फोकस क्यों कर रही है? अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ भट्टी में लोहा पिघलाने या मशीनों से पुर्जे बनाने का खेल नहीं रह गया है। तो फिर क्या है? ये अब पूरी तरह से डेटा और सप्लाई चेन का खेल है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनी अपनी 80% क्षमता का उपयोग कर रही है। अच्छा। और 2027 तक आधुनिकीकरण के लिए 120 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने जा रही है। अरे वाह, 120 करोड़ रुपए का ये कैपेक्स कोई छोटी रकम नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वे अपने पूरे कारखाने के बुनियादी ढांचे को बदल रहे हैं। और जब इतनी बड़ी रकम नई मशीनों पर लगाई जाती है तो वो पुरानी मशीनें नहीं होती, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लैस स्मार्ट मशीनें होती हैं, जो सीधे SAP जैसे सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती हैं। मतलब मशीन खुद बता सकती है कि उसे कब मेंटेनेंस की जरूरत है। एग्जैक्टली। सप्लायर्स के साथ तालमेल पूरी तरह से डिजिटल हो जाता है। इसे समझने के लिए हम सिस्को मिराकी का उदाहरण ले सकते हैं। ये एक क्लाउड कंट्रोल्ड नेटवर्क है। मतलब कारखाने का हर सेंसर और असेंबली लाइन एक ही वायरलेस नेटवर्क से बात कर रही है। हाँ, और अगर ये नेटवर्क हैक हो जाए तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन एक झटके में ठप हो सकती है। यही वो कारण है जिसने साइबर सुरक्षा को सबसे आगे ला खड़ा किया है। जब आपका पूरा उत्पादन क्लाउड सर्वर पर निर्भर हो तो डेटा चोरी होना किसी कारखाने में आग लगने से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। पॉइंट है। श्री विश्वास जैसे एक्सपर्ट को लाना यह साबित करता है कि AL डिजिटल सुरक्षा को अब अपने मुख्य ऑपरेशंस का सबसे अहम हिस्सा मान रही है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कंपनी ने अपनी आंतरिक टीम और तकनीक को तो तैयार कर लिया, लेकिन कोई भी कंपनी वैक्यूम में तो काम करती नहीं है। असली परीक्षा बाजार में होती है। और जब हम पिछले 12 महीनों की न्यूज कवरेज को खंगालते हैं तो बाहर का मौसम काफी तूफानी नजर आता है। विशेष रूप से मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी MHCV सेक्टर की स्थिति। हाँ, वहां सुस्ती काफी चिंताजनक रही है। डेटा इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 तक पूरी इंडस्ट्री दबाव में है। FY 26 में 2 से 3% की गिरावट दर्ज की गई है। और कुल बिक्री लगभग 4 लाख यूनिट्स के आसपास संघर्ष कर रही है।
एक्सपोर्ट मार्केट भी पूरी तरह से फ्लैट है। लेकिन इस ठंडे माहौल के बीच AAL ने MS-185 नाम का एक नया एक्सल लॉन्च किया है और बस तथा टिपर सेगमेंट के लिए नए उत्पाद बाजार में उतारे हैं। ये कदम पहली नज़र में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। वही तो मैं भी यही क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर पूरी इंडस्ट्री ही नीचे जा रही है, फ्लीट ऑपरेटर्स नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो ऐसे धीमे मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना क्या एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि मंदी में खर्च कम करो। हाँ, कैश रिजर्व बचा के रखो। लेकिन इसे रिस्क नहीं बल्कि रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। हमें इस समझना होगा कि कमर्शियल व्हीकल एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अच्छा, तो जब मुख्य बाजार धीमा हो जाता है तो क्या करते हैं? एक समझदार कंपनी उन माइक्रो सेगमेंट्स में घुसती है जहां अभी भी मांग बनी हुई है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही कहा। भले ही लॉजिस्टिक्स वाले ट्रक नहीं बिक रहे हों, लेकिन सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण टिपर यानी डंप ट्रकों की भारी मांग है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कारण बसों की मांग भी स्थिर है। एग्जैक्टली। ACL का MS-185 XL ठीक इन्हीं एक्टिव सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है। वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि किसी एक सेक्टर की मंदी उनका पूरा रेवेन्यू न गिरा दे। इस डाइवर्सिफिकेशन का असर उनके भविष्य के अनुमानों पर भी दिख रहा है। एनालिस्ट का अनुमान है कि अगले 2-3 वर्षों में AAL 11.2% की अर्निंग CAGR दर्ज कर सकता है और 6.5% की रेवेन्यू CAGR भी। इसके साथ ही कंपनी ने अपने कर्ज को भी काफी कम किया है। मजबूत फंडामेंटल्स और कर्ज कम होने के कारण ही इस स्टॉक को बाय रेटिंग दी गई है। और इसका टारगेट प्राइस लगभग 2,343 रुपए रखा गया है। ये दर्शाता है कि बाजार उन कंपनियों को इनाम देता है जो मंदी के समय रोने के बजाय खुद को अलाइन करती हैं। बिल्कुल। अब ALL के इस बुनियादी विश्लेषण के बाद अगर हम जूम आउट करें और पूरे ऑटो सेक्टर के तकनीकी चार्ट्स को देखें, तो क्या वहां भी ऐसी ही कहानी है? तकनीकी चार्ट्स हमेशा हमें बाजार के मनोविज्ञान और बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे के फ्लो की असली कहानी बताते हैं। हाँ, हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट है। शुरुआती 2024 से लेकर मार्च 2026 तक का दायरा एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है। कीमतें लगातार एक लाल EMA ट्रेंड लाइन का सम्मान करते हुए ऊपर बढ़ रही हैं। और ऐतिहासिक रूप से 200 SMA 26,000 के स्तर के आसपास एक बहुत मजबूत आधार बनाए हुए है। लेकिन वित्तीय बाजारों में कभी भी सीधी रेखा में बढ़त नहीं होती। ये बिल्कुल सच है। हाल ही में ये इंडेक्स 25,000 से 27,000 के उच्च स्तर से नीचे गिरा है और अब इसे 23,000 के स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है। और जो चीज इस चार्ट को सबसे ज्यादा पेचीदा बनाती है वो है इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स का टकराव। हाँ, एक तरफ RSI लगभग 37 पर है, जो ओवरसोल्ड जोन के बेहद करीब है, यानी हालिया गिरावट बहुत तेज रही है। और इसके साथ ही MACD इंडिकेटर भी भारी नेगेटिव जोन में है, लगभग -71 पर, जो एक क्लासिक बेरिश सिग्नल है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। इन दोनों नेगेटिव इंडिकेटर्स के बावजूद स्टॉच इंडिकेटर 97 पर है, जो इसे एक्सट्रीम ओवरबॉट दिखा रहा है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि हाई ATR है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये चार्ट एक खराब सड़क पर दौड़ते ट्रक के सस्पेंशन सिस्टम की तरह है। कैसे? लंबी अवधि का ट्रेंड यानी 200 SMA वो उस ट्रक का भारी कैसीज है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन छोटे इंडिकेटर्स जैसे RSI और MACD वे उस ट्रक के शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो सड़क के गड्ढों पर बहुत हिंसक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर इस भूल भुलैया को कैसे डिकोड करे? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम बाजार को किस चश्मे से देख रहे हैं। यदि नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मूविंग एवरेजेस स्पष्ट रूप से बेरिश हैं, वे सेल सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई लंबी अवधि का नजरिया रखता है तो तस्वीर अभी भी सकारात्मक है। अगर इंडेक्स 23,000 के EMA सपोर्ट को थामे रखता है तो ये पूरी गिरावट सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी। और जैसे ही ये 25,000 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो 27,000 तक का रास्ता साफ हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इस रिकवरी को चलाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स, जिनका 17.5% वेटेज है, उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने देखा कि कैसे AAL ने लेबर कोड जैसे झटकों को बैलेंस शीट में एडजस्ट किया और 12 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम के बावजूद
कोर प्रॉफिट को मजबूत बनाए रखा। और एक सुस्त पड़ते मार्केट में नए आईटी नेतृत्व और 120 करोड़ के कैपेक्स के साथ खुद को भविष्य के लिए तैयार किया। साथ ही हमने तकनीकी चार्ट्स पर शॉर्ट टर्म झटकों और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बीच चल रही रस्साकशी को भी डिकोड किया। ये इस डीप डाइव का सबसे बड़ा सबक है। जब कोई सिर्फ प्रॉफिट ड्रॉप देखता है तो वो कानूनी बदलावों को मिस कर देता है। और सिर्फ खर्च देखने पर कैपेक्स मिस हो जाता है। जानकारी के ओवरलोड से बचने का यही सही तरीका है कि हम सारे डॉट्स कनेक्ट करें। बिल्कुल। और डॉट्स कनेक्ट करने की इसी प्रक्रिया से एक बहुत ही गहरा पहलू उभर कर सामने आता है। मैं जाते जाते एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? आज हमने देखा कि ALL ने अपने नए IT हेड श्री विश्वास के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा और नेटवर्क अपग्रेड पर कितना भारी जोर दिया है। हाँ, क्लाउड और SAP पर। इस पर विचार करें कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक कमर्शियल गाड़ी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा स्टील की कीमतें या घटती मांग है। राइट। लेकिन जब पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना सारा डेटा, सप्लाई चेन और मशीनों का कंट्रोल क्लाउड पर ले जा रही हैं, तो क्या ऑटो सेक्टर के लिए अगला सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर कोई आर्थिक मंदी नहीं, बल्कि सीधे उनके मैन्युफैक्चरिंग ग्रिड पर होने वाला एक साइबर अटैक हो सकता है? ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर और नया दृष्टिकोण है। एक ऐसा विचार जिसे भविष्य में ट्रैक करना हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प होगा।